हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सी स्टडी क्लब। एमएसएमई को टाइमली पेमेंट मिल सके, इस ऑब्जेक्टिव से फाइनेंस एक्ट 2023 ने इनकम टैक्स के सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज ऐड किया है, सबसेक्शन एच। आइए थोड़ा सा रफली देख लेते हैं कि सेक्शन 43B एक्चुअली कहता क्या है। सेक्शन 43B कहता है कि जब कोई एसएससी अपनी टैक्सेबल इनकम असेस करेगा तो कुछ ऐसी डिडक्शंस उसमें मेंशन की हुई हैं 43B में, जो उसको पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होंगी, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस, ड्यूटीज़ या ESIPF की पेमेंट, इंटरेस्ट देना है किसको, बैंक्स को, NBFCs को, PFIs को, लीव सैलरी देनी है एम्प्लॉय को, इंडियन रेलवे की आपने एसेट्स यूज़ करी थी और उसके लिए पेमेंट ड्यू है। तो इस तरीके की कुछ पेमेंट्स जो उसके अंदर मेंशन्ड हैं सेक्शन 43B में, उनका आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपकी उनकी एक्चुअल में पेमेंट कर दोगे। सेक्शन 43B में नया क्लॉज एच वो क्या कहता है कि एनी सम पेबल, कोई भी सम पेबल है किसी एसएससी द्वारा, किसको, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को, जो सेक्शन 15 एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 15 में दी हुई टाइम लिमिट से ओवरड्यू हो चुका है, तो उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स में तब मिलेगी जब वो एक्चुअली पे किया जाएगा। सेक्शन 15 क्या कहता है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 का? वो ये कहता है कि सप्लायर कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी बायर को, रिसीवर को, तो वो बायर उसकी पेमेंट एग्रीमेंट अगर उन दोनों के बीच हो रखा है तो एग्रीमेंट में जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर कर दे, या फिर अपॉइंटेड डेट से पहले कर दे अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। सेक्शन 15 का प्रोविज़ो आगे ये कहता है कि ऐसे किसी भी एग्रीमेंट का जो पीरियड है वो 45 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। 45 दिन डे ऑफ एक्सेप्टेंस या डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस से काउंट किए जाएंगे। आइए अपॉइंटेड डे भी देख लेते हैं कि वो होता क्या है। अपॉइंटेड डे हो गया 16वां दिन, मतलब अपॉइंटेड डेट से पहले, अपॉइंटेड डे जो है उससे पहले पेमेंट करनी है, मतलब विद इन 15 डेज पेमेंट करनी है आपको। तो 15 डेज कैसे काउंट होंगे? डे ऑफ एक्सेप्टेंस से या फिर डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस से काउंट किए जाएंगे। अब टर्म समझेंगे हम डे ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है पहले कि जिस दिन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई। अगर सपोज कीजिए कि बायर ने, रिसीवर ने ऑब्जेक्शन मेड कर दिया राइटिंग में 15 दिनों के अंदर एक्चुअल डिलीवरी से या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की डेट से, तो जिस दिन वो ऑब्जेक्शन रिमूव करेगा सप्लायर, वो दिन द डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब देखते हैं कि डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए किसी बायर ने या सर्विस रिसीवर ने 15 दिनों के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करी, लेकिन 15 दिनों के बाद ऑब्जेक्शन क्रिएट करी, वो भी राइटिंग में। ऑब्जेक्शन जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। तो अगर वो 15 दिनों के बाद उसने ऑब्जेक्शन रेज करी है, तो जिस दिन एक्चुअल डिलीवरी हुई थी गुड्स की या सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी एक्चुअली, वो डे डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। क्रक्स देख लेते हैं आइए इस अमेंडमेंट का कि क्रक्स क्या होने वाला है। सबसे पहले जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो पेमेंट्स ड्यू रहेंगी, केवल वही इसमें कवर होंगी। अगर मीडियम इंटरप्राइजेस को जो पेमेंट ड्यू हैं वो यहाँ कवर नहीं होंगी, उनसे इस सेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सपोज कीजिए कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है आपका एमएसएमई सप्लायर के साथ, तो उसकी पेमेंट आपको 15 दिनों में कर देनी है, ठीक है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट में पीरियड दिया हुआ है या फिर 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, उस डेट तक आपको जो है पेमेंट कर देनी है। अदरवाइज इन दोनों सूरतों में अगर आप 15 या 45 दिन में पेमेंट नहीं करते हो तो आपको वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। वो अलाउ उस ईयर में जाके होगा जिस ईयर में आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे। जो एसएससीज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पे अंडर सेक्शन 44 AD, ADA या AE में अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे, उनके ऊपर 43B सबसेक्शन H क्लॉज की क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी, आइए वो देख लेते हैं। एक केस था गुडलक काइनेटिक वर्सेस ITO, 2015 का केस था ये। इसमें पणजी
ट्राइब्यूनल ने ये कहा था कि सेक्शन 43 भी स्टार्ट होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से, मतलब कि नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि वो सारे एक्ट को ओवररूल करता है, ओवरराइड करता है। सेक्शन 43B। सेक्शन 44 AD ADA AE ओवरराइडिंग इफेक्ट कितना लेते हैं? सिर्फ PGBP के प्रोविजंस का, सेक्शन 28 से लेके 43C तक, यानी कि उसमें 43B भी आ गया। अब देखने वाली बात यह है कि 43BH इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट AD ADA AE पर रहेगा या नहीं रहेगा। पणजी ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट इन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले सेक्शंस पर रहेगा। तो ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट लिटिगेशन है हमारे अकॉर्डिंग। तो आप अपनी सेफ्टी देखकर आप तभी इस सेक्शन को प्रोवाइड कीजिएगा और इस सेक्शन के साथ कंप्लाई कीजिएगा कि अगर आप डिस्प्यूट में जाकर इसको जीत सकें लिटिगेशन को, तो ही जो है आप इस सेक्शन को फॉलो ना कीजिएगा। अदरवाइज हम लोग तो यही सलाह देंगे कि आप इस सेक्शन को जो है फॉलो कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।